नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार के चुनावों की गिनती सुबह शुरू हो जाएगी और शाम से पहले पहले तक पता पड़ जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। बहुत सारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपने अपने सर्वे किए हैं, अपनी अपनी राय बताई है कि किस तरह का वोट पैटर्न रहा है, क्या नतीजे हो सकते हैं, किसको क्या संभावना लग सकती है, क्या नीतीश कुमार की सरकार वापस से आने वाली है या फिर तेजस्वी सरकार बनाने वाले हैं। इस सब को लेकर सभी लोगों ने अपने अपने अनुमान दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने एक तरफा बहुमत एनडीए को दिया है और 160-170 तक भी पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग उसे क्लोज कंटेस्ट के तौर पर भी देख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की राय यह है कि नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है। क्या वापसी होगी, क्या नहीं होगी, आज हम चर्चा करेंगे हमारे मित्र अमिताभ तिवारी जी के साथ, जो वोट वाइब के साथ हमने बहुत सारे सर्वे किए हैं और वो लगातार ट्रैक कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 1 दर्जन से ज्यादा एजेंसीज के सर्वे कल अचानक ही आए हैं। उनमें से बहुत सारी एजेंसीज के क्रेडेंशियल्स के बारे में मैं कोई सवाल नहीं कर रहा, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। वोट वाइब को आप देख रहे होंगे कि लगातार वो ट्रैक कर रहे थे बिहार के चुनावों को और हमने मेरे ख्याल से 4 सर्वे अमिताभ जी दिखाए हैं वोट वाइब के कि अलग-अलग तरीके से कैसे काम किया जा रहा है, अलग-अलग इश्यूज पर भी और अलग-अलग मौसम पर। तो ये फाइनल है अभी कि वोट वाइब देख रहा है कि क्या नतीजे होंगे, क्योंकि दोनों चरणों के मतदान हो गया, सब कुछ होना है और कल सुबह नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। तो अमिताभ जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, बहुत शुभकामनाएं आपको कि थैंक यू आपने सर। बहुत मेहनत इस सब में भी की है, लगातार ट्रैक करते रहे और अब आपका जो वोट वाइब का सर्वे है वो क्या कह रहा है आपके हिसाब से? क्या आपको लग रहा है? क्योंकि मैं नंबर्स देख रहा हूं तो उसमें आप एनडीए की सरकार की एक वापसी देख रहे हैं। एमजीबी भी ठीक ठाक से नंबर पर है, कमजोर नहीं है। लेकिन पहले आप बताएं मुझे कि कैसी आपको राय लग रही है, जो आपने खुद ने काम किया उसको आप कैसे एनालाइज करते देखिए सर, हमारे चारों ट्रैकर्स में ये चीज बहुत कॉमन थी कि एंटी इनकम्बेंसी है। वो एंटी इनकम्बेंसी कंसोलिडेट नहीं हो रही, डिवाइड हो रही है महागठबंधन, जनसुराज और छोटे दलों में। कांटे की टक्कर है। हमने शुरू से कहा है कांटे की टक्कर है। हमारे सारे वोट शेयर्स 1%, 1.5%, 2% के रेंज में रहे हैं दोनों दलों के बीच में जो डिफरेंस रहा है। अब इस बार जो हमारा अनुमान है, जो 20,000 लोगों से बात करके और हर सीट का क्वालिटेटिव चेक करने के बाद, कि 125 से 145 के बीच का जो रेंज है वो एनडीए को आ सकता है और महागठबंधन को 95 टू 115 के रेंज में सीटें आ सकती हैं? हैं। यानी जो लोअर एंड है एनडीए का 125 और अपर एंड है महागठबंधन का 115। अगर ये ऐसा रिजल्ट आता है जी, तो मतलब काफी क्लोज कॉन्टेस्ट रहेगा, काफी क्लोज हो जाएगा कंटेस्ट। काफी क्लोज हो जाएगा। पिछली बार की तरह ही थोड़ा एज एनडीए को है। और इसका कारण, सबसे बड़ा कारण, मतलब बहुत सारी बातें हम लोग जरूर, महिला रोजगार योजना, हाई टर्नआउट, महिलाओं का टर्नआउट, ऑफ कोर्स वो सब बड़े फैक्टर्स हैं। महागठबंधन तो 15 सीटों पे है ही नहीं, तो 243 हो जाते हैं 228, क्योंकि 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है और 3 उनके नॉमिनेशन रद्द हो गए। 15 सीटें तो कम हो गई वैसे ही। 15 सीटें कम हो गई। जो 12 फ्रेंडली फाइट्स हैं, हमारे क्वालिटेटिव चेक्स के हिसाब से सिर्फ एक सीट है जो 12 चट्टी करके जो महागठबंधन जीत सकता है। तो ये जो एक फ्रेंडली कहीं ना फाइट में कहीं है। बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है इस चुनाव में। अंत अंत में जाकर के एंटी इनकम्बेंसी थी, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। कहीं ना कहीं एसआईआर वोट चोरी में डाइवर्ट हुआ कैंपेन। तेजस्वी का कैंपेन सबसर्विएंट हो गया एक नेशनल एजेंडा के, राहुल गांधी के। इसमें कंसिस्टेंटली उसको मेंटेन नहीं किया गया, उस चीज को भी छोड़ दिया गया। सीट डिस्ट्रीब्यूशन में इश्यूज हुए। जो तेजस्वी यादव अक्रॉस सर्वेज और आज भी सीएम फेस में नंबर 1 के उम्मीदवार हैं, उसको कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस करने में बहुत टालम टोल किया, एकदम एंड एंड में जाकर के अनाउंस किया। ज्वाइंट कैंपेन्स हुए नहीं। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं जो एक मोमेंटम था एक विपक्ष को, वो उसने लूज कर दिया और एंड एंड में जाकर के ऐसा लग रहा है कि अगर कांटे की टक्कर में भी एक हित जो है वो एनडीए को दिख रहा है। एक तो ये समझना चाहता हूं मैं, पहले इश्यूज पर तो हम बात करेंगे, लेकिन जैसे आपने भी कहा कि तेजस्वी को मैं देख रहा था कि सीएम रेटिंग्स में अब भी ओवरऑल आपके पास तेजस्वी नंबर 1 पर है 35.3 पर।
और जी। नीतीश कुमार जी हैं 33.44 पर। मेल फीमेल को अलग छोड़ दें तो भी तेजस्वी नंबर 1 पर आते। तो ये मुझे अभी तक समझ नहीं, और यदि इसको वोट शेयर में देखूं तो एनडीए का वोट शेयर आ रहा है 45.3%, वोट वाइप करता है, और एमजीबी का है 41.9, यदि 42 मान लें तो 3% का फर्क है। तो ये मुझे समझ नहीं आती बात कि तेजस्वी को यदि सब लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो वो महागठबंधन को वोट क्यों नहीं दे रहे। बिना वोट दिए तो तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नहीं, शुरुआत में तो हो सकता है कि तेजस्वी फेस हो, लेकिन 2 बार की पूरी वोटिंग खत्म होने के बाद भी अगर तेजस्वी नंबर 1 सीएम फेस है तो महागठबंधन को वोट क्यों नहीं मिला। इसका इसके 2-3 कारण है। पहला कारण है कि सीएम चेहरा ही सिर्फ एकमात्र कंसिडरेशन नहीं होता है व्यक्ति का वोटिंग करने के लिए। हमारे पुराने ट्रैकर्स में सीएम चेहरे के नाम पे या सीएम के नाम पे सिर्फ 15% लोगों ने कहा कि हम वोट करेंगे। तो 15% लोग जो सीएम के चेहरे पे वोट कर रहे हैं उसमें तेजस्वी को एज है, क्योंकि वहां पर 2% की उसको एज है। ठीक है। लेकिन बाकी लोग जो धर्म, बेनिफिशियरी स्टेटस, फ्रीबीज, पीएम का चेहरा, विकास मुद्दे, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पे बात कर रहे हैं या वोट डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां पर महागठबंधन पिछड़ रहा है। चेहरे में आगे है 15% फैक्टर में, लेकिन ये 85% फैक्टर जो है इसमें वो पीछे हो जा रहा है। दूसरी बात है कि तेजस्वी तो आगे हैं, लेकिन उनके पास एक बुके ऑफ लीडर्स नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो 35% तेजस्वी यादव की खुद की रेटिंग है, लेकिन अगर आप अदर महागठबंधन लीडर्स को ऐड करेंगे तो लगभग 41-42% आता है। उसमें साहनी आ गए, राजेश राम जी आ गए सानी आ इत्यादि। गए, चिराग आ गया लेकिन सी। वही नंबर एनडीए के लिए बहुत बड़ा है। वो नंबर लगभग 15-16% है। उसमें सम्राट चौधरी, चिराग हाँ, पासवान, विजय पंद्रह सिन्हा, चौधरी, जीतन राम मांझी इत्यादि आ जाते हैं। तो कंबाइंड लीडरशिप बेसिस पर एनडीए आगे है महागठबंधन से। तो ये दो तीन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो ट्रांसलेशन एग्जैक्टली नहीं दिखता है। इश्यूज की आपने चर्चा की सर, तो इश्यूज को भी मैं देख रहा हूँ कि सबसे बड़ा इशू वोट वाइब के हिसाब से और बिहार के लोगों के हिसाब से है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जिसमें 63% लोगों ने माना कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है। यूथ तो 73% मान रहे हैं और महिलाएं भी करीब करीब 59% है। तो इतना बड़ा इशू एक तो तेजस्वी को सपोर्ट करने वाला इशू बनता है और दूसरा नीतीश कुमार के खिलाफ बनता है। अब यदि ये 15% आपके जो सीएम फेस वाले वोटर हैं, उसके अलावा जो 85% बचे, तो क्या उसमें से 50% लोग भी नहीं है जो मानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा इशू है और नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हाँ, तो मुद्दों के ऊपर हमारे ट्रैकर में लगभग 23% लोग वोट करते हैं, मुद्दों के ऊपर। ठीक उसमें है। से अफकोर्स जैसे आप बात कर रहे हैं 3/4 लोग या 3/4 युवा अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर वोट करेंगे, यानी 23% का, या हम मान लें कि 63% ओवरऑल। तो इस 23% का 63% हो जाता है लगभग 12 से 15% के बीच में, 15% हो जाता है करीब करीब। 15% हो जाता जी। है। तो यानी 15% लोग जो है वो बेरोजगारी के मुद्दे पे लगभग 12 से 15 के बीच में वोट कर रहे हैं। पुरुषों में, युवाओं में थोड़ा अधिक, महिलाओं में थोड़ा कम। अब अगर आप देखेंगे तो कैंपेन बेरोजगारी के मुद्दे पे नहीं हुआ है। एटलीस्ट पूरा का पूरा जुलाई, अगस्त और सितंबर ये लार्जली एसआईआर, उसके बाद वोट चोरी, उसके बाद बिहार अधिकार यात्रा, इसके ऊपर बात हुई है। चुनाव मुझे लगता है घोषित होने के बाद 1 या 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी नौकरी, हर घर हाँ, काज, इशू बना। जो हमने एक मध्य प्रदेश में कैंपेन चलाया था शिवराज जी के लिए, उसको हर घर काज बोला जाता था। उस वक्त हमने उसको हर घर काज का नाम दिया था। वही है लार्जली, है ना। लेकिन ये सरकारी नौकरी की ये बात है, सरकारी नौकरी है तो बड़ा इंटरेस्ट है सरकारी इसमें। नौकरी है। लेकिन अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे तो बहुत हरिडली किया हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस था। बहुत ज्यादा तैयारी नहीं दिख रही थी उसमें, है ना। और और वो आंकड़ों में शायद मुझे लगता है कि भरोसा भी नहीं जता रहा था कि ये जो बात कह रहे हैं करेक्ट। इस पर भरोसा किया जा सके। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं था, बिकॉज नंबर्स नहीं थे। जब आपके पास बैकिंग होती है ना कि भाई मैं सरकारी नौकरी दूंगा, अब सवाल आ रहा है कि भाई 2.5 करोड़ कहां से दोगे, इतना बजट नहीं, उसका आंसर होना चाहिए आपके पास, हाँ। है ना? तो वो दिखा नहीं।
तो बेरोजगारी को एज अ कैंपेन उठाया नहीं महागठबंधन ने, जैसा तेजस्वी ने पिछली बार उठाया। अगर तेजस्वी ये 2 या 3 महीने हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें बेरोजगारी को एक मुद्दा बना दिया होता, और ये 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी वाली बात आप ज्यादा थोड़ा बढ़ा पहले दिया, करते, थोड़ा उसको पहले साथ में करते, जोड़कर एक करते कि आंदोलन बन गया बेरोजगार। होता, एक जी। आंदोलन बन गया होता। और सरकारी की जगह मुझे लगता है वही बात है कि थोड़ी जल्दीबाजी हो गई। अगर उन्होंने कह दिया था कि हर घर को रोजगार देंगे, चल हाँ, जाता। तब तो आप वो क्योंकि चल जाता। क्योंकि भाजपा भी कह रही है 1 करोड़ प्लस रोजगार, तो रोजगार रोजगार है ना। तो थोड़ा एक वो तैयारी की कमी, क्रेडिबिलिटी वाली बात, जल्दी से मतलब इन अंडर प्रेशर की चुनाव अब जा रहा हाथ से, तो एक ये चलाओ, तो मुद्दा इसमें नहीं कुछ बना। कर दे, कुछ कर दीजिए, ये वाला चलाइए तो वो चलाइए। हाँ, प्रशांत किशोर ने भी वो मुद्दा उठाया तो थोड़ा मुद्दा डाइवर्ट हुआ। तीसरा मुझे ये लगा कि इसका कोई टेंजिबल सोल्यूशन किसी ने नहीं दिया। जो हाँ, सोल्यूशन तेजस्वी ने बताया उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो गया कि ये देगा कैसे। देखिए भाई, युवा बिहार का, अगर हम कहते हैं कि भाई बिहार के लोग पॉलिटिकली अवेयर हैं, तो ये बातें जो युवा पढ़े लिखे बिहार के हैं उनको भी समझ आ रही है ना, कि भाई यहाँ पर एक परीक्षा होने में 6-6 महीने लग रहे हैं, है ना। और पूरे यूनिवर्सिटी की पूरे में क्लासेस में शायद पता से नहीं पढ़ाई है। के, हाँ, सॉरी, यूनिवर्सिटी में पेपर लीक्स और ये सारा काम भी हाँ, चल रहा है, एग्जाम्स में पेपर लीक चल रहा है। पूरे भारत में 2.5 करोड़ शायद सरकारी जॉब नहीं है स्टेट्स सरकारी में, सारे स्टेट्स के मिला के, तो ये थोड़ा क्रेडिबिलिटी को इम्पैक्ट कर गया। एक जो बात आपने अभी कहा कि वोट चोरी और ये नेशनल इश्यूज बनाए गए, क्या आपको लगता है, आप असेस करते हैं कि राहुल गांधी जी का वोट चोरी का इशू महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाला इशू रहा? क्योंकि उससे एक तो टाइम बहुत 15 दिन लग गए, और जो फोकस किया जाना चाहिए था नीतीश कुमार गवर्नमेंट के खिलाफ, वो माहौल नहीं बन पाया। देखिए क्या होता है जब आ, हम लोग भी इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट वगैरह बड़े बड़े लीडर्स का हमने जब 7-8 साल किया है, तो जब भी कोई बड़ा लीडर का रैली होता है ना सर, तो पूरा सिस्टम उसमें सकअप हो जाता है। बिल्कुल। तो और अगर, चीजों पर काम। क्योंकि सिर्फ राहुल गांधी नहीं घूम रहे हैं, अब राहुल गांधी अगर जा रहे हैं तो अच्छा क्राउड इंश्योर करना है, अच्छा कैंपेन होना चाहिए, तो पूरा अच्छे अरेंजमेंट्स सिस्टम, होने चाहिए, सब अच्छे सिस्टम होना अरेंजमेंट्स चाहिए। होने चाहिए। उनको टॉकिंग पॉइंट्स चाहिए, जहां जहां वो स्टॉप करेंगे उस इलाके के टॉकिंग पॉइंट्स का क्या है, वहां के कौन से इन्फ्लुएंसर्स है जिनसे उनको मिलना चाहिए, कौन गाड़ी पे बैठ, मतलब पूरा एक अरेंजमेंट है। अब कांग्रेस का संगठन उतना वहां मजबूत है नहीं, जब 60 सीट पे लड़ रही है तो 243 पे तो है ही नहीं उनकी संगठन, है ही नहीं। वैसे भी वो आई थिंक 22 या 23 जिलों में गए थे। तो जी। उसको सपोर्ट करने के लिए आरजेडी भी लग गई। तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का कैडर जो है उस रैली में आ, उलझ गया तो नहीं, मतलब उस रैली को सक्सेसफुल करने में लग गया। और क्या सिर्फ वो इसमें आप। पहले के साथ नहीं होती है, +7 जी। एंड -7, पहले के 7 दिन और बाद के 7 दिन, क्योंकि वहां से फीडबैक चाहिए होता है कि हाँ, यहाँ सब पे कुछ। कितनी भीड़ आई, इतनी भीड़ आई तो कम क्यों आई, कम आई तो किसको जिम्मेदारी दी गई थी उसने कम लाई, समझे। तो ये पूरा एक एक्सरसाइज है जिसमें 7 दिन, 1 महीने का काम गया पूरे संगठन का, आरजेडी का भी। नहीं, तो इसको आप क्या ऐसे देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो महागठबंधन में था वो कम था, कि भाई राहुल गांधी जी ने जो रैली की या तेजस्वी उसको नहीं रोक पाए या कर पाए, कि कोऑर्डिनेशन होता कि भाई हमें किस इश्यूज पर बिहार के इलेक्शन को लड़ना है महागठबंधन के तौर पे। अब पहले राहुल जी ने रैली की, फिर तेजस्वी जी ने रैली की, दोनों के अलग अलग इश्यूज थे, उससे कोई फोकस एक नहीं बन पाया। या नो, पहले तो तेजस्वी राहुल जी के साथ गए, तो यदि दोनों का इशू एक हो जाता तो शायद वो कोऑर्डिनेशन कुछ मतलब एक्यूमुलेट हो पाता या परकोलेट हो पाता। हाँ, मतलब ऐसा लगा होगा, वही वाली बात है ना कि भाई राहुल तेजस्वी भी एक यंग लीडर है और उनके लिए भी राहुल गांधी बड़े लीडर हैं। राहुल गांधी की हमने देखी है पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है, वॉट एवर सेड एंड डन सर्वेस में। जी। 2024 में अच्छा प्रदर्शन रहा कांग्रेस का। और जो एक बॉटलनेक है आरजेडी का कि मुस्लिम यादव वोट बैंक के बियॉन्ड उनका वोट बैंक नहीं है, तो वो वोट बैंक कांग्रेस पार्टी लाती है। अपर कास्ट, दलित, मार्जिनलाइज सेक्शंस, हाँ, माइनॉरिटीज को ऐड करती है अलायंस बस में, होता है, एड ऑन है वो, एड ऑन ऐड वोट ऑन है। है। तो उसी हिसाब से आरजेडी को लगा होगा कि भाई ये एड ऑन वोट है,
जो हमें चाहिए ही, एमवाई के बिना हम जीत नहीं सकते। राहुल गांधी पॉपुलर हो रहे हैं तो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो चलिए कुछ दिन के लिए हम इस मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि 15 दिन दिखता है, वो हो गया 1 महीना, उसके बाद उसका फॉलो अप नहीं हुआ। और फिर और राहुल जी भी नहीं रहे, अलग यदि उसको आपने फॉलो अप बताया, करके भी उसको स्ट्रेस करते। हाँ स्ट्रेस नहीं किया, तो एक बस तो क्रिएट हुआ बट उसका भी फॉलो अप नहीं हो पाया। तो ऑफ कोर्स ये मतलब अगर ऐसा होता है कि भाई रिजल्ट एक तरफा आ जाता है या एक कंफर्टेबल मेजोरिटी आ जाती है, तो इसमें इसका भी एक जरूर हाथ रहेगा, क्योंकि साफ दिख रहा है कि बेरोजगारी जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। यूथ आबादी 25% है। 25% सपोर्ट अगर आप अपने पाले में ले लें तो ये चुनाव तो पूरा का पूरा एक तरफा हो सकता है। मतलब ये महागठबंधन। मौका था, मतलब ये मौका था, क्योंकि एक तो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी अपने आप में बड़ी बात होती है, और दो यूथ फेसेस मतलब तेजस्वी और राहुल को मिला ले तो यूथ का भरोसा बढ़ना चाहिए था यूथ को लेकर। और अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, माइग्रेशन इशू है, वो यूथ के इशू है। एक चीज दूसरे तरीके से समझाइए, क्योंकि आपने मैनेजमेंट पर भी बहुत काम किया है और बड़े नेताओं के साथ आप रहते भी हैं, बड़े नेताओं के साथ काम भी करते हैं। क्या इसे आज हम समझ सकते हैं कि ये बीजेपी की पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी था कि नीति, भले ही हम लोग उसको कह रहे हो कि इसका नुकसान हुआ हो, लेकिन ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी हो सकता है नीतीश कुमार को सीएम फेस नहीं घोषित करना? क्योंकि बीजेपी अगर या एनडीए उसको सीएम साहब के तौर पे नीतीश कुमार जी को पेश करती तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज्यादा बड़ा हो जाता, उसे डिफ्यूज करने में मदद मिली। आपको ऐसा लगता है? क्योंकि फिर उससे क्या हुआ, सबका फेवर सिंपैथी नीतीश कुमार पर हो गई, जो एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी। ऐसा आपको लगता है? समझ आता है? तो बिल्कुल टैक्टिकल स्ट्रेटेजी है ये। आप देखें, सिर्फ टॉप टू नहीं कह रहे हैं एग्जैक्ट वर्ड्स में कि नीतीश कुमार सीएम रहेंगे। राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं, लोकल लीडर्स कह रहे हैं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं वैकेंसी नहीं है, घुमा फिरा के बातें हैं। लेकिन एग्जैक्ट जो एक सिंपल सरल सेंटेंस में कहा जा सकता है, उसको एटलीस्ट नहीं टॉप कहा। टू लीडर्स नहीं कर रहे। इसके दो तीन कारण है। एक बहुत अच्छा कारण आपने बताया कि एंटी इनकम्बेंसी थी, 20 साल का एक फटीग फैक्टर है। अब जैसे ही आप नीतीश कुमार को ऑफिशियली सीएम फेस घोषित कर देते हैं, तो नीतीश वर्सेस तेजस्वी ये हो कैंपेन जाता। शुरू हो जाए। तो वट एवर सेड एंड डन, नीतीश इज द पास्ट एंड तेजस्वी इज द फ्यूचर। नीतीश की रिलेटेबिलिटी 18 से 29 साल के वर्ग में नहीं हो सकती, मतलब वो जी। उससे 2.5 गुना उम्र के हैं, है ना। हाँ, और उनके हेल्थ के ऊपर मतलब एक कैंपेन वो शुरू हो सारे सकता इश्यूज जो थे वो सब डिफ्यूज हो गए ना। है। हाँ, कि वो फिट नहीं है एक सीएम, तो ये सब होता, तो वो नहीं हो पाया क्योंकि उसको घोषित ही नहीं किया। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे ट्रैकर में क्लियरली दिख रहा था कि बीजेपी सपोर्ट बेस में से, पहले हमने डिस्कस भी किया होगा क्या, 1/3 वोटर नीतीश को सीएम नहीं देखना चाहते। अब एक ठीक है। तिहाई बहुत बड़ा नंबर है। अगर नीतीश को सीएम बनाते तो ये 1/3 नाराज होते। ये 1/3 कौन है? मिडिल क्लास, एजुकेटेड, अपर कास्ट, आप बीजेपी बनिया। वोटर का जिक्र कर रहे हैं स्पेशली? हाँ, बीजेपी सपोर्टर का। तो वो प्रशांत की तरफ छिटक सकता था, क्योंकि प्रशांत ने इस बार 92 अपर कास्ट और बनिया कैंडिडेट खड़े कर दिए। तो इस समाज को भी प्लेकेट करने के लिए ये डायरेक्ट अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि भाई आपके समाज का भी, या आपके समाज का नहीं भी तो बीजेपी का भी सीएम हो सकता है। एक हो गया ना, वेगनेस आ गया, एक क्वेश्चन जी। मार्क आ गया लोगों के दिमाग में। तो वो वोटर भी आपके पाले में रह गया, या उम्मीद है रह गया। भाजपा को कि रह जाएगा। तो ये डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ तेजस्वी वर्सेस ये, क्योंकि मोदी का भी रोल था इलेक्शन में। तो बीजेपी नहीं चाहती थी कि भाई ये नीतीश वर्सेस तेजस्वी हो जाए, क्योंकि मोदी की एक खुद की जो भी पॉपुलैरिटी है वहां पर, 4-5 जो भी आप, वो वो भी डिबेटेबल है। उसको भी एड ऑन फैक्टर के तौर पर देख सकते हैं। वो भी एड ऑन है, वो भी एड ऑन है, तो क्यों डायरेक्ट फाइट करा के ये एड ऑन फैक्टर जो है, जो मिल सकता है, उसको भी डिफ्यूज किया जाए। आपने जब ये हाँ। बात कही कि बीजेपी का सपोर्टर वोटर जो है वो रुक गया कि उनका चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है बीजेपी का, लेकिन क्या इसका दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि जेडीयू का जो सपोर्टर है या वोटर है उसको इस बात की नाराजगी हुई हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं भी बना सकती है बीजेपी, और वो बीजेपी को वोट ना दे? सर, इसमें क्या हुआ कि ऐसा अभी भी हो सकता है, कुछ लेवल पे हो सकता है, लेकिन जेडीयू लीडरशिप ने कभी भी इस बात को चैलेंज नहीं किया। तो उससे क्या हुआ कि जेडीयू लीडरशिप ने हमेशा कहा कि हाँ, सही बात है, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, नीतीश ही सीएम रहेंगे। तो उन्होंने
उस बात को रिटरेट किया, तो उन्होंने उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया जो भाजपा कह रही थी। तो जब कॉन्ट्रडिक्शन होता तो वोट ब्लॉक में हलचल थोड़ा मचती। सा कॉन्ट्रडिक्शन हलचल। किया नहीं, और उन्होंने अपने वोट ब्लॉक को वही मैसेज दिया क्लियरली, ये स्टेटमेंट्स देके कि नीतीश ही सीएम है, तो ये वो लोग कह ही रहे हैं। तो इस मतलब आप कहेंगे एक थिन लाइन ऑफ, ये एक पतली सी मतलब एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस मैं है, इसलिए भी जो समझना चाहता हूँ स्ट्रेटेजी आपसे, उधर भी हो सकती है। मुझे नहीं पता है कि आपने, क्योंकि मेरे पास एनडीए में आपका वो नहीं है सेपरेशन की बीजेपी की सीट्स कितनी है, लेकिन कुछ और सर्वेज में मैंने देखा कि बीजेपी की सीट्स कम हो रही हैं, ये हमारे 75 में से भी वो। है। आपके में भी है? आपके कितनी मैं है आपको बता बीजेपी की देता सीट? हूँ, नंबर टेबल छूट गया है क्योंकि थोड़ा जल्दी जी जल्दी हम भी जी स्टार्टअप है, तो सब कल ये सब इश्यूज फेस अपने को करने पड़े। तो जी। हमारा जो 125 से 145 का आंकड़ा है, 45। इसका मतलब है मिड पॉइंट 135 होता है। जी। तो अगर मिड पॉइंट की बात करेंगे तो उसके हिसाब से जेडीयू हमारे पास 65 है, प्लस माइनस हम्म, 5। जी। बीजेपी हमारे पास 60 है, प्लस माइनस 5। हम्म। और एलजेपी हम और आरएलएम हमारे पास 10 है, प्लस माइनस 5। तो 65 यस, प्लस 60 प्लस 10 135 हो जाता 135 होता है। तो अब इसमें है, तो प्लस फिर माइनस ये 5 सब सवाल ये है। आता है ना कि बीजेपी की सीट्स, इसमें दो चीजें हो रही है। एक तो जेडीयू का नंबर बढ़ा है, मतलब 43 से 65 पर पहुंच रहे हैं वो पिछली बार के मुकाबले। दूसरा, बीजेपी का नंबर कम हुआ है और जेडीयू से भी कम हुआ है। बीजेपी तो 74 पर था, 75 पर था, और बाद में तो 80 पर वो पहुंच गए। तो इसकी क्या वजह फिर आप देख रहे ये हाइपर लोकल वजह है। बीजेपी ने सबसे कम टिकट काटे हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी है आपके पास, हैं? जी। कि आरजेडी ने 46% टिकट काट दिया अपने लोग, मतलब लगभग आधे। जेडीयू और कांग्रेस ने एक चौथाई काट दिया। बीजेपी ने ये जो टिकट बहुत कम काटे, मतलब लगभग सिर्फ 12 से 15% लोगों के टिकट कटे। हाँ। तो एक लोकल एंटी इनकम्बेंसी एमएलए के खिलाफ है, नाराजगी है। हमारे ट्रैकर में क्लियर था कि 53% लोग अपने एमएलए को दोबारा चुनना नहीं चाहते। तो उसकी वजह से बीजेपी, वो तो आपके हर इसमें सर्वे में आ रहा था कि लोकल एमएलए को दोबारा नहीं हाँ चुनना चाहते। करेक्ट, तो बाकियों ने चेंज किया, लेकिन बीजेपी कंटिन्यूटी के साथ गई, जो कि स्ट्रेंज है देखिए बात को। और इस यहाँ पे विपक्ष का नैरेटिव भी चला। देखिए नैरेटिव्स ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि आरजेडी ये गुजराती वर्सेस बिहारी नैरेटिव भी चला रहा है। तो हम्म, आरजेडी ने ये भी एक नैरेटिव चला दिया, खास करके बीजेपी जहां से लड़ रही है, कि देखो भाई गुजरात में पूरी की पूरी बदल देते हैं, यहां नहीं बदला। गुजरात में पूरी की पूरी बदल देते हैं रातों रात, पूरी है ना। पूरी टीम बदल देते हैं। हाँ, और यहाँ पे तुम्हारे कैंडिडेट को नहीं बदल पाए यार, समझे। तो ये भी चला उन सीटों पर। तीसरी बात, तो एक हो गया कि एंटी इनकम्बेंसी थी, दूसरा ये नैरेटिव भी चला। तीसरी बात है कि जेडीयू को उनके खुद के सीटों पे नीतीश कुमार की गुडविल की वजह से मुस्लिम यादव महिलाओं का भी सपोर्ट मिल रहा है, मिला। दिख रहा है। लेकिन वो बीजेपी के वोट पर, वो बीजेपी के सीटों पे वो ट्रांसलेट नहीं होता है, नहीं हो जिसकी रहा। वजह से ये नंबर कहीं ना कहीं पुल डाउन हो जा रहा है। हम्म। मुस्लिम्स को तो आपने 12% वोट दिया है, तो वो 90% मतलब 80% नीतीश कुमार जी के साथ ही होगा। अब इसी का लार्ज, एक और जो आपने एलजेपी का जिक्र किया है कि 10 सीट्स उनकी प्लस माइनस है, आरएलएम प्लस ये। यही सवाल मैं अगर पूछूं कि क्या जेडीयू के वो जख्म भर गए 2020 वाले, कि जो जेडीयू के वर्कर को, जेडीयू के लीडर्स को बताया कि एलजेपी ने उनका नुकसान किया पिछली बार, तो इस बार उन्होंने भी, जेडीयू के सपोर्टर ने एलजेपी को सपोर्ट नहीं किया। जेडीयू ने तो सब, एलजेपी ने तो सपोर्ट किया ऐसा माना जा रहा है, लेकिन जेडीयू के वोटर ने एलजेपी को वोट नहीं दिया। देखिए टॉप लेवल पे तो आई थिंक नीतीश कुमार और चिराग पासवान एटलीस्ट ये जरूर, उनको ये बात समझ आई कि मजबूरी है दोनों का साथ रहना, नहीं तो ये अगर इफेक्टिव वोट ट्रांसफर नहीं होगा, यानी एलजेपी का भी 5-6% नहीं ट्रांसफर होता है जो 2020 में हो गया, तो नीतीश कुमार की पार्टी को भी 33 सीटों का नुकसान हुआ था, यानी वो 76 होते थे अगर हम्म, एलजेपी साथ में लड़ रही होती थी। लड़ तो रहे। जेडीयू में भी ये रियलाइजेशन था, और एलजेपी में तो है ही, क्योंकि एलजेपी को सीटें मिल गई 29, लेकिन वोट शेयर हाँ, तो 5-6% ही है उनके जी। उनके कम्युनिटी का। बीजेपी का वोट अगर पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा तो भी सीट नहीं निकलेगी, क्योंकि जेडीयू का भी वोट ट्रांसफर होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि सिंबॉलिकली एटलीस्ट दोनों ने पैचअप किया है। हम्म। अब पुराने जख्म है, पर क्योंकि वो सिर्फ परकुलेट हुआ, 2020 के जख्म थे। परकुलेट हुआ जमीन पर, वही बात है, क्योंकि क्योंकि आपकी ये नंबर ऑफ सीट जख्म है। नहीं कह रही ना ये कहानी।
क्योंकि जख्म जो है सर वो सिर्फ 2020 के नहीं है ना, ये जो जख्म है ये तो महादलित वर्सेस दलित, जब महादलित कमीशन की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करी गई तब से हुई ना। जो जैसे जैसे जनसुराज पार्टी है स्टार्टअप, वैसे ही एलजेपी स्टार्टअप थी 2005 मार्च में, 29 सीटें आई थी और 12% वोट शेयर आया था। पार्टी स्टार्टअप थी, ठीक है, लीडर पुराने थे, रामविलास पासवान पहले से ही लीडर थे, पहले से लीडर पुराने थे। हाँ। लेकिन 2010 में वो वोट शेयर उसके बाद सीधा 5% 6% रह गया है, 5% 6% रह गया है किसी भी चुनाव में, ये महादलित दलित। तो जख्म मोटे तौर पुराने पे उतना का उतना ही वोट है उनके पास। जख्म पुराने हैं, तो इतनी आसानी से तो नहीं सॉल्व होंगे ना सर। अच्छा, अब बात आपने एक और स्टार्टअप की कर ली, प्रशांत किशोर जी की। तो वो साहब कहाँ हैं इस चुनावों में? अब स्टार्टअप के तौर पे मतलब जो किया है उन्होंने अच्छा, लेकिन इलेक्शन तो रिजल्ट से चलता है। कोई भी एग्जाम भी हो, एंट्रेंस भी हो, आपने बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए हो लेकिन पास नहीं हुए तो कोई मायने नहीं है ना। देखिए प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी का जो कैंपेन है वो आई थिंक पीक कर गया पहले, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जैसे चुनाव आते गए वो कैंपेन थोड़ा फिजल आउट हुआ है। एक कारण है, जैसा आपने भी कई जगह कहा है, कि चुनाव वो लड़े नहीं, तो चुनाव नहीं लड़ने से एक मैसेज जाता है कि भाई कॉन्फिडेंट नहीं है आप, या रियली में सीरियस है क्या बिहार को बदलने के लिए जो आप कह रहे हैं, या वापस आप अपने स्ट्रेटेजिस्ट का हैट पहन करके फिर आप इस चुनाव के बाद आप निकल जाएंगे। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करूंगा, बट एक ट्रस्ट फैक्टर ट्रस्ट लोगों फैक्टर के है। बीच में, ट्रस्ट फैक्टर। दूसरी बात है कि उन्होंने बातें अच्छी अच्छी करी, मुद्दे उठाए, सब कुछ हुआ, लेकिन जन स्वराज पार्टी का कोई मैनिफेस्टो रिलीज नहीं हुआ। तो फिर से जब जब आप प्रोफेशनल्स की टीम है, जब आप हम लोग काम करते हैं तो क्लाइंट को कहते हैं कि भाई आप हर सीट का मैनिफेस्टो निकालो। महागठबंधन ने निकाल दिया, एनडीए ने निकाल दिया, तो जनसुराज अगर एक नया बिहार बनाना चाह रहा है, या एक बिहार तो विजन कैसे होगा, क्या विजन होगा? उसका विजन क्या है? वो जो 5 पॉइंट बताने से नहीं होगा ना, जो 5 पॉइंट आपने बहुत पहले बताए वो भी कहीं अभी चर्चा में तो है नहीं। तो एक ये बात भी हो गई। तीसरी बात अगर आप देखेंगे तो कैंडिडेट्स अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 लिस्ट आपको मिलेगी इंटरनेट पे उनकी, सिर्फ 2 लिस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी 110 115 ऐसे कैंडिडेट्स इतना अनाउंस, टोटल इतना था। हाँ, 115। टोटल इतना, मुझे मतलब तो फर्स्ट बहुत फेज समय तक लगा था कि 115 ही लड़ रहे हैं वो। मुझे बहुत समय तक जानकारी नहीं थी। क्योंकि आपको पूरे इंटरनेट पर उनके 243 लीडर। सीटों के कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। यानी 115 तो उन्होंने अनाउंस कर दिए, जो बाकी कैंडिडेट हैं उनके पास कैंडिडेट्स थे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने जो दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स को टिकट दिए, कोई जो पहले बार इंडिपेंडेंट लड़ा था, 5,000 वोट आया हाँ, था, उसको दे दिया। तीसरी नॉर्मली ऐसा बात, कर लेते हैं नई पार्टियां। हाँ, तीसरा कि आपराधिक छवि के भी जो ये डिफरेंशिएशन देना चाह रहे थे, 43 वो कैंडिडेट्स भी नहीं उनके हुआ। हैं, तो लोगों को लगा कि भाई, लगा होगा अगर ये हमारा अनुमान सही रहता है, कि पार्टी में तो डिफरेंस वाली बात दिख नहीं रही है, कैंडिडेट वही दूसरे पार्टियों से हैं, आपराधिक छवि के हैं, और उनके यहाँ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के बहुत आरोप लगे कि जिन लोगों से पिछले 3 साल में काम कराया उनको टिकट नहीं दिया, उनको टिकट नहीं दिया। वो कई कैंडिडेट बागी हो गए। तो पार्टी विद द डिफरेंस का भी टैग जो है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो गया, और सॉल्यूशंस नहीं बताए। प्रॉब्लम्स तो ठीक है ना सर, हेल्थ केयर खराब है, एजुकेशन खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्यूशन है, चाहिए होता है आदमी को, तो सॉल्व कि कैसे क्या है होगा? वो बिहार जैसे सॉल्यूशन वाला ही तो तेजस्वी जी के कैसे लिए थे। सॉल्व होगा? सॉल्यूशन में ही तो तेजस्वी जी मात खा गए कि भाई वो सरकारी नौकरी का बताते कि कैसे दे रहे हैं। ये तो प्रशांत किशोर जी तो इतने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो तो प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाए हैं उन्होंने, आधा दर्जन एक दर्जन जितने भी बनाए हैं। तो फिर अपनी स्ट्रेटेजी में क्यों फेल हुए? अब यही तो समझ नहीं आ रहा है ना सर, अब ये तो इंट्रीगिंग है ना। अगर आपने एक तगड़ा बिहार का विजन प्रेजेंट किया होता लोगों को, तो क्या उससे युवाओं का जो एक अट्रैक्शन था आपके साथ, या है अभी भी कुछ सेक्शंस में, जो मिडिल क्लास है, जो एजुकेटेड क्लास है, लिबरल एजुकेटेड क्लास अक्रॉस रिलीजन्स है, उसको एक पुख्ता एक 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 चीज तो दिखता ना, और डिफरेंस भी दिख जाता कि भाई इन लोगों ने तो जल्दीबाजी कर करके बना दिया मैनिफेस्टो, देखो ये है विजन बिहार का, ये होती है विजन बात। करेक्ट। इस बंदे में एक विजन है, क्लियर पाथ है कि ये बिहार को कहाँ पहुंचाना चाहता है, कैसे पहुंचाना चाहता है, वो मिसिंग था। अब ये इंट्रीगिंग है, ये तो मुझे भी समझ नहीं आई ये बात कि कैसे नहीं किया उन्होंने। क्या हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि ये इलेक्शन एक क्लोज कंटेस्ट था और
मतलब दो पार्टियों, दो गठबंधनों के बीच में था, मतलब सीधा कंटेस्ट था। इस वजह से वोटर सोचता है कि भाई अपना वोट क्यों खराब करना, ये तो सरकार नहीं बनाएंगे या कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं करेंगे, तो इनको वोट देना क्यों। एक मैं बेनिफिट ऑफ डाउट की तरह से पूछ रहा हूँ। है, ये दूसरा होता सवाल है। पूछता हूँ, इसी के साथ दूसरा मैं सवाल समझना चाहता हूँ, क्या प्रशांत जी पहले किसी के लिए चुनाव में आए और फिर किसी के लिए चुनाव से विड्रॉ कर गए? तो अगर पहली बात पे आए तो ये चुनाव क्लियरली हमारे सर्वे में दिख रहा है, एग्जिट पोल में, कि बाइपोलर हो गया। आपको ध्यान होगा बिहार में हमेशा 20% के करीब 20-25% अदर्स का वोट होता है। जी हो सकता है पहली बार काफी चुनावों के बाद ये 20% से कम रह जाएंगे अदर्स, जन स्वराज को लेकर के, क्योंकि चुनाव बाइपोलर हो गया। जो एक थर्ड फोर्स दिख रहा था, उसके प्रति जो अट्रैक्शन था, उसमें से यूथ कुछ वापस चले गए महागठबंधन में, अपर कास्ट कुछ वापस चले गए एनडीए की तरफ। तो चुनाव बाइपोलर हो गया। बाइपोलैरिटी की वजह से भी हमको हाई टर्नआउट देखने को मिल रहा है, क्योंकि एनडीए को ने मैसेज दे दिया कि कांटे की टक्कर है भाई, और महागठबंधन के सपोर्टर्स को लगा कि ये चुनाव तो जीतने वाला है, जब पिछली बार ही 12,000 से, तो इस बार तो हमारा नंबर है, और जनसुराज भी कमजोर हो रहा है। तो टर्नआउट भी सब बम्पर हुआ है ना, दोनों लोगों ने ही मोबिलाइज किया अपने अपने कैडर को ग्राउंड पे। तो ये बात है। दूसरी बात है जहाँ की कि भाई कि वो किसी, आप कह रहे थे कि किसके लिए चुनाव लड़ने आए थे और किसी के लिए क्यों विड्रॉ किया विड्रॉ या किया, क्यों धीरे पड़ गए बैकआउट विड्रॉ। किया या वीक किया, जो भी कह ले, मतलब ये एक चर्चा बिहार में है, खास करके ये मुस्लिम समुदाय में चर्चा, जैसे ओवैसी के लिए हुआ करती है कि बी टीम ऑफ बीजेपी है बी क्या, टीम होती थी। आ जाते हैं वोट को स्प्लिट करने के लिए। ये चर्चा मुस्लिम समाज में प्रशांत किशोर की पार्टी को भी लेकर के है, और काफी सारे वहां पे भी र्यूमर्स हैं कि मंगल पांडे के ऊपर आरोप लगाया। बट अगर आप एटलीस्ट एज पर ग्राउंड रिपोर्ट्स कैंडिडेट देखें, तो कैंडिडेट कमजोर है, या जिसको मिलना चाहिए वीक था कैंडिडेट दिया नहीं सम्राट के मिला है। सामने भी। हाँ, उसके उसको नहीं मिला है। तो ये सारी बातें हो रही हैं। देखिए बिहार वही, मतलब जनता पॉलिटिकली अवेयर है, जनता जनार्दन है, उसको सब दिखता तो है ही। तो ये सब बातें भी जो है वो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी उनके बारे में, जो कि बहुत ओपनली उन्होंने उसको डिफेंड डिफ्यूज नहीं कर करने पाए। की कोशिश करी नहीं, डिफ्यूज करी नहीं, क्योंकि उनसे कोई कुछ पूछता नहीं था सवालों में। हाँ, सवालों में कोई कुछ पूछता नहीं है, तो वो उसको क्या डिफेंड करें। लेकिन जो मर्मर्स जो ग्राउंड पे चल रहे थे, उसको उसको। डिफ्यूज करने में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नाकामयाब हो सकते हैं। सर आपने हाई वोटर टर्नआउट का जिक्र किया, बहुत हाई वोटर टर्नआउट हुआ ही है। अब उसमें एसआईआर को भी लोग कह रहे हैं, बाइपोलर इलेक्शन को भी कह रहे हैं, कुछ लोग महिला वोटर का जो सपोर्ट है वो भी है, फिर सीमांचल को देखें तो माइनॉरिटी वोट ने भी सपोर्ट किया है। इसमें सबसे मेजर फैक्टर आपको क्या लगता है? सब मिलाकर है, लेकिन सबसे सबसे बड़ा फैक्टर। मुझे लगता है सबसे मेजर फैक्टर है कि जो व्यक्ति भी बिहार से बाहर है और उसका नाम अभी भी इलेक्टोरल रोल में बचा हुआ है, उसको ये डर हो गया कि भाई देखो इस बार तो बच गए, यदि इस बार इस वोट नहीं बार दिया, वोट नहीं दिया तो हमारा नाम समरी कट रिवीजन में जाएगा। या किसी भी रिवीजन में कट जाएगा, परमानेंटली शिफ्टेड करके। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके राशन कार्ड्स हैं, जिनको आज 5 किलो अनाज उनके नाम पर वहां पर उनका परिवार अवेल कर रहा है, गरीबी है कर रहा है, उसमें कोई गलत बात नहीं। तो ये भी एक डर सता गया लोगों को। मुस्लिम समाज को तो, जो लोग बाहर हैं उनको तो और भी ये डर हो गया उनको कि इस रेजिडेंस बार के वो लिए लग गया कि नागरिक गलती सिटीजनशिप को लेकर भी सवाल हो जाएगा। है कि हम तो लकी हैं, बच गए बाहर रह के भी, तो चलो वोट डाल के आओ, कम से कम कंटिन्यूटी रहेगी और हमको परमानेंटली शिफ्टेड नहीं कैटेगराइज किया जाएगा। तो ये एक कारण मुझे लगता है जो माइग्रेंट्स के दिमाग में इस बार अच्छी खासी मात्रा में काम है। और मैं तो नोएडा में हूँ, आप भी हैं, मुझे लगता है नोएडा, नोएडा या उसके जी आसपास ही जी। जितने पीजीज हैं, जितने जहाँ लेबर्स रहते हैं, मेड्स हैं, उनकी किल्लत हो गई है आज के डेट में नोएडा में। नोबडी इज हियर एक्चुअली। हाँ, कोई है ही नहीं, सब लोग वहां थे, अब लौट कर अब आएंगे तो उसको होगा। महिला वोटर को लेकर जो बात की गई, एक जैसे हमने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी को एनकैश नहीं कर पाए तेजस्वी, जो 10,000 रुपए की स्कीम थी, क्यों नहीं तेजस्वी इसको एक इलेक्टोरल ब्राइब की तरह से एनकैश कर पाए या बना पाए?
या वो सोचते थे कि इससे महिलाएं नाराज हो जाएंगी? देखिए, एक बात है कि जो ऐसे स्कीम्स होते हैं तो उसको काउंटर करना डिफिकल्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये स्कीम तो इलेक्शन के दौरान भी 10,000 रुपए ट्रांसफर। मान लेते हैं आप एज एन ऑपोजिशन तेजस्वी, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन में चले जाते हैं, ये पैसे रोक दो, तो आपको एंटी वुमेन करार दे दिया जाएगा, एंटी, हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ कि उसका नुकसान ये हो सकता था। उसका नुकसान हो जाएगा, वो आप जा ही नहीं सकते। अब आप क्या कर सकते हो, कैश के वर्सेस कैश आप कर सकते हो प्रॉमिस, जो उन्होंने पहले ही किया बताया, ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि हम जी। 30,000 देंगे, फिर कहा कि 30,000 एक साथ दे देंगे, करेक्ट। हाँ, लेकिन अब वो तो उन्होंने प्रॉमिस और जेब में जाने में फर्क प्रॉमिस होता है, है ना। हाँ, डिलीवरी प्रॉमिस में फर्क है। कैश इन हाँ, फ्यूचर इज लेस वैल्यूएबल देन कैश रिसीव टुडे, क्योंकि यस, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, रिस्की होता अनसर्टेन है। है। तो वो बात भी हो गई। अब ये जरूर बात है, जैसे केजरीवाल ने चलाया था, एक आपको ध्यान होगा कि भाई पैसे सबसे लो, वोट हमको दो, हाँ, है ना। उस वो और भी एक अच्छा। उनका नैरेटिव अच्छा चला था, अच्छा हाँ, चला था, ठीक है। तो ये इस टाइप का एक नैरेटिव इनको चलाना चाहिए था कि भाई देखो, नीतीश चाचा ने, हमने 2,500 किया, ये 10,000 दे दिए, ठीक है, हम भी 30,000 दे रहे हैं, पैसे सबसे लो, वोट हमको डालना, है ना, वोट हमको डालना, पैसे लो, कोई मनाही नहीं है, उनसे भी लो, हम आ रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे की भविष्य या उसको सरकारी नौकरी से जोड़ करके भी कहा जा सकता था कि हर घर काज जो है वो हम देने वाले हैं, वोट जी, हमको देना। इसको मतलब बहुत देना। ज्यादा, मतलब कुछ तो भाई सी काउंटर नहीं कर सकते, विच इज वेरी फेयर। तो कोई इनोवेटिव वे में आपको इसको काउंटर करना था, जो जी, नहीं कर पाए। आपने केजरीवाल जी का नाम ले ही लिया, तो जब शुरू हुआ था चुनाव, प्रशांत किशोर को बहुत सारे आपके मित्रों ने केजरीवाल के बराबर खड़ा कर दिया था। हालांकि मैं तब भी सहमत नहीं था, क्योंकि केजरीवाल एक अन्ना मूवमेंट और एंटी करप्शन मूवमेंट के थ्रू आए थे, नई लीडरशिप और सरकारी नौकरी छोड़कर, और एक इमेज बनती है अलग तरीके की। लेकिन क्या आपको लगा कि वो केजरीवाल बन पाए प्रशांत किशोर? मतलब किसी भी तरह से चुनाव जीतने हारने को छोड़ दे, और ये गलती कि जो शीला दीक्षित के खिलाफ लड़के केजरीवाल हीरो बन गए थे, मतलब पूरा कैंपेन बदल गया था। मोदी के खिलाफ भी, मोदी के खिलाफ भी मोदी के वाराणसी खिलाफ में भी लड़े। लड़ गए लोकसभा में। हाँ, वाराणसी में लड़े वो। लेकिन प्रशांत किशोर एक तो पहले लड़ रहे थे तो तेजस्वी के खिलाफ लड़ रहे थे। कोई भी नई स्टार्टअप पार्टी सत्ता के खिलाफ लड़के ही खड़ी हो सकती है ना। अब विपक्ष के खिलाफ लड़ाई लड़के तो लगता है कि सत्ता की तरफ से खड़े हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए केजरीवाल, उस वक्त भी हम लोगों ने काफी चर्चा करी थी कि शायद केजरीवाल अगर राहुल गांधी के खिलाफ लड़े होते और तो कुमार भी विश्वास वहां से नहीं लड़े होते, तो अगर इनको 2.5 लाख वाराणसी से आ गए, तो ये इन्होंने तो अमेठी में अच्छा खासा टक्कर दे दिया होता राहुल गांधी को। ऐसा माहौल था, जी, सही। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, करप्शन का सारा मूवमेंट ही था मूवमेंट अ, होता, कांग्रेस के राहुल खिलाफ गांधी था। के अगेंस्ट, करेक्ट। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप जो पॉइंट कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर वो वैसा करते तो वही बीजेपी की बी टीम या बीजेपी के एजेंट, जो उस वक्त भी बातें शुरू हो गई थी कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक आरएसएस, अलेजेडली आरएसएस फंडेड यस, या सपोर्टेड आरएसएस का है। है, ये सब बातें उस वक्त भी हो रही थी। तो यहाँ पर भी वही बात है कि स्ट्रेटेजिकली आप देखेंगे तो ज्यादा अटैक प्रशांत किशोर कर रहे हैं तेजस्वी के ऊपर। अब तेजस्वी सरकार में तो है नहीं, तेजस्वी अ, बिहार की हालत के लिए रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नहीं नहीं। है। हाँ, वो उनसे लिंक कर देते हैं उनके पिताजी से, चलो ठीक है, करेक्ट। और इंडिया अगेंस्ट करप्शन या अरविंद केजरीवाल एक मूवमेंट से पैदा हुए, लोग जुड़े स्पॉन्टेनियसली उनके साथ, पूरे भारत से लोग जुड़े, एक एक राज्य स्पेसिफिक वो प्री इलेक्टोरल एक्सरसाइज में ही आगे आ गए थे मेरे ख्याल प्री से। इलेक्टोरल एक्सरसाइज में ही आगे आ गए थे। और पार्टी का क्रिएशन हो सकता है, अब अंदरूनी बातें तो मुझे नहीं पता, आप बताएंगे इस बारे में, कि हो सकता है शुरू से ऑब्जेक्टिव ना रहा हो, वो एक एक मूवमेंट के दौरान ही इतना सपोर्ट मिला और लोगों को लगा कि भाई अब लड़ो। एक आम आदमी जब तक लड़ेगा नहीं तब तक आप सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। तो वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी हो सकता है था हो सकता है यहाँ पे। स्पॉन्टेनियस भी, और या प्लान में भी हो कि फर्स्ट स्टेप में हम इस तरह की हाँ, क्रेडेंशियल्स बना लें, क्रेडिबिलिटी बना लें कि हाँ। भाई अरे करप्शन के खिलाफ हो सकता और यहाँ है। पर सर वो एक, पार्टी उन्होंने खुद की बनाई है, ठीक है, उनका जी, खुद का एम्बिशन है कि बिहार को बदलना है, क्योंकि मैं बिहार का बेटा हूँ, बिहार की हालत सही नहीं है मेरे हिसाब से, और मेरे में स्किल सेट्स है, और मैं एक ऑल्टरनेटिव यहाँ खड़ा करूंगा। तो लोगों ने उनको नहीं कहा कि आप आओ,
और चुनाव लड़ो, करेक्ट, जो कि एक लड़ो। आप कनेक्ट में बनता वैसा है। एक मूवमेंट किया, हाँ, कि आप लड़िए चुनाव और एस्टेब्लिश पार्टीज को हराइए। जी। अब सर, कल सुबह जब हम लोग तो प्रोग्राम अभी कर रहे हैं, कल सुबह वोटिंग काउंटिंग शुरू हो जाएगी, दोपहर तक शाम तक सारे नतीजे आ जाएंगे। जो हमारे एग्जिट पोल्स हैं, वोट वाइब समिट, क्या आपको कितने % लगता है कि इसी पर सस्टेन करेगा इलेक्शन रिजल्ट, मोर और लेस? मतलब सीट 2 4 5 कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन क्या आपको कोई ऐसी संभावना लगती है कि महागठबंधन ही आगे बढ़ जाए? और यदि ऐसा हुआ तो क्या चीज आपको लग रहा है कि जो मिस की गई होगी काउंट करने में? हाँ, तो जिसको हम लोग स्टॉक मार्केट टर्म्स में कहते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या है, ये जो प्रेडिक्शन दिया है, पहली बात तो एक हमको थोड़ा करना पड़ेगा कि एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स और फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स में डिफरेंशिएट मीडिया को करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने खुद कहा 12-15 प्लेयर्स ने अनाउंस किए एग्जिट पोल रिजल्ट, लेकिन किसी ने भी बिहार के ऊपर किस एजेंसी का ट्रैकर चल रहा था? किसी का नहीं। एक जेवीसी मान लेते उनकी हैं, मैं बात ही नहीं कर रहा, उनकी चर्चा ही नहीं कर रहा। वो तो पता हाँ भी वही नहीं मैं मुझे कह कि रहा हूँ, उन्होंने तो न कोई सैंपल ग्राउंड से सर्वे हटा दिया दो, है, न स्टडी का कोई ट्रैक दिया है कि क्या कर करेक्ट, रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो उनको हटा दो, तो जो एस्टेब्लिश मान लेते हैं 4-5 प्लेयर। तो इसमें रिस्क फैक्टर क्या है? अब रिस्क फैक्टर है कि जनसुराज पार्टी एक नई पार्टी है, उसका सपोर्टर सोशल प्रेशर की वजह से, मान लेते हैं वो अपर कास्ट है, मुस्लिम यादव है, युवा है, अपने परिवार के प्रेशर में शायद वो ना कहना चाहे कि जनसुराज को वोट कर रहा है, तो जी, जनसुराज को वोट कर कम दे। एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। जनसुराज का वोट शेयर यहां से बढ़ता है, अपर कास्ट कैंडिडेट्स ज्यादा खड़ा किए हैं, तो एनडीए को नुकसान पहुंचता है, एनडीए का वोट शेयर गिर सकता है, या क्लोज कॉन्टेस्ट जो 83 सीट थी पिछली बार, अगर वहां पर उसका 5% से ऊपर आता है तो वो एक गेम बिगाड़ सकता है किसी न किसी का। दूसरा है कि जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी थी, रिस्क रिस्क ऑफ वोट ट्रांसफर, यस, रिस्क ऑफ सीमलेस वोट ट्रांसफर। अगर ये यस, सीमलेस वोट ट्रांसफर जेडीयू और बीजेपी के बीच में नहीं है, तो फिर मुश्किल हो। तो फिर मुश्किल है। जेडीयू और एलजेपी फिर भी चल जाएगा, बीजेपी एलजेपी फिर भी जेडीयू चल जाएगा। बीजेपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेडीयू बीजेपी के बीच में अगर रिस्क ऑफ सीमलेस ट्रांसफर दिख जाता है, तो वो एक इशू एनडीए के परफॉर्मेंस पे होता है। तीसरा एक हम मान सकते हैं कि जो महिला फैक्टर है, अगर वो लार्जली कास्ट न्यूट्रल जिसको माना जाता है, और वो कास्ट न्यूट्रल ना होकर के अपनी कास्ट या रिलीजियस आइडेंटिटी पे ज्यादा ज्यादा मात्रा में वोट कर रही है, तो वो जो एज है 5% 10% जो डिफरेंट सर्वेज में आ रहा है, वो एज अगर श्रिंक होता है तो ये वोट शेयर भी श्रिंक होगा और नतीजा कुछ और हो सकता नहीं, है। तो आपको तीन क्या लगता फैक्टर। है कि महिलाएं जो हैं वो अपने कास्ट फैक्टर या जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है उससे अलग जा सकती हैं? बिहार की पॉलिटिक्स को आपने इतने दिन अंडरस्टैंड किया है, समझा है, स्टडी किया है, वहां सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या कहना चाहिए फैक्टर है, वो कास्ट है या कोई और चीज है? क्योंकि अगर कास्ट फैक्टर होगा, जो मुझे बार बार लगता है कि महिलाएं हो सकता है कि वोट पैसा ले ले, पैसा तो सबको मिल रहा है, लेकिन वो वोट जो भी उनकी पार्टी हो उसको दे। देखिए, जाति तो एक फैक्टर है ही, हावी फैक्टर है। इसमें एक बात बहुत इंटरेस्टिंग दिखी थी, वो ये थी कि जो कि कॉन्ट्ररी है परसेप्शन के, कि यादव समाज की महिलाओं में प्रोबेबिलिटी शिफ्ट करना जेडीयू की तरफ कम। 10,000 की स्कीम की वजह से कम था कंपेयर टू मुस्लिम समाज की महिलाओं। यानी पोलराइजेशन अमंग्स यादव वुमेन वो ज्यादा वाज हायर देन इवन मुस्लिम वुमेन, है, इवन मुस्लिम वोट। क्योंकि उनको अपने समाज का लीडर दिख रहा है सीएम बनता हुआ आज हाँ, 20 साल। मुस्लिम महिलाओं के पास लीडर नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के पास लीडर नहीं है। दूसरा, जब हम सीमांचल में हम लोग घूम रहे थे, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इसी से लिंक्ड है वो बात, कि एक सेक्शन ऑफ मुस्लिम समाज वांट्स टू कीप जेडीयू रेलेवेंट, वांट्स कि अगेंस्ट जेडीयू बीजेपी। एग्जिस्ट करे। नहीं करेगी जेडीयू, जितना कमजोर होगी, बिहार विल बिकम बीजेपी वर्सेस आरजेडी, बिहार विल बिकम अनदर यूपी, और यहां बुलडोजर राज आ जाएगा यूपी की तरह। तो ये भी मुस्लिम समाज में एक ये भी फियर है
तो यहीं पे देखिए ये इंट्रिकेसी, इम्पोर्टेंट वो फैक्टर हो जेडीयू को सकता है। चला जा रहा है। हाँ, ये बहुत मतलब नुआंस चीज है नुआंस है। कि जेडीयू जिंदा रहना चाहिए। जेडीयू जिंदा रहेगा तभी जाकर के ये ट्रायंगुलर में कॉन्टेस्ट में बीजेपी का जो एक पोलराइज्ड, बीजेपी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हाँ, मतलब बीजेपी का एक जो पोलराइज नेचर है हिंदी हार्टलैंड में कुछ हाँ, लीडर्स उससे का, रोका वो जा कंटेन करता है। नहीं तो ये बिहार यूपी बन जाएगा, बुलडोजर राज आ जाएगा, कोई भी स्वामी आ सकता है, क्योंकि बीजेपी का लीडर तो है ही नहीं, हाँ, क्योंकि दिख रहा है। तो टू प्रिवेंट दैट इनको सपोर्ट करो, ये भी एक है फैक्टर। ये भी एक फैक्टर है। चलिए, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्टर है और इससे असर भी पड़ सकता है कि किस, और हो सकता है जेडीयू की जो सीट्स लगातार बढ़ी हैं, बढ़ती हुई दिख रही है उसमें आज ये के कारण, तारीख में, हाँ, उसका एक उसमें ये कारण कारण, वो साइलेंट वोटर है, वो बताएगा नहीं कहीं, चुपचाप देगा। चाप देगा। हम्म। चलिए सर, इस पर करते रहेंगे ये चर्चा। ये तो हरी कथा अनंता जैसा है। अब रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद फिर एक बार हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या बात हो जी रही है। जी लेकिन आपने जी, पूरे इलेक्शन के दौरान बहुत स्टडी किया है, बहुत काम किया, उसके लिए भी एक बार बधाई और शुभकामनाएं कि थैंक यू आप सो मच सर, अच्छा आपका काम कर रहे आशीर्वाद बना रहे, हैं। थैंक यू। सपोर्ट बना रहे। नहीं, मिलते बस हैं। बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार और अमिताभ जी की तरह काम करते रहिए। चरे वेती चरे वेती।